गुड इवनिंग एवरीवन। अ वार्म वेलकम टू द फर्स्ट इन क्लास। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर, दैट इज अ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो कोई मुझे बताएगा कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यस, किसी को भी कोई आइडिया है डाइवर्सिटी क्या होती है, क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? तो चलो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन यहाँ पे शेयर करती हूँ। चलिए, हम जो है, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी का चैप्टर 7 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में अगर हम जाए। और यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब इतनी सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज अ डाइवर्सिटी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? क्या होता है भाई डाइवर्सिटी की? हम बात करते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारा तो है ना आसपास बहुत ज्यादा डाइवर्स एनवायरमेंट है, राइट। वी कैन से, हम जनरली वर्ड यूज करते हैं कि हमारा ना बहुत ज्यादा डाइवर्स एनवायरमेंट है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू मीन बाय द टर्म डाइवर्स? सुना है? डाइवर्स की बात करते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वैरायटी। हम वैरायटी की बात कर रहे हैं, विविधताओं की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली हमारे आसपास ना बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी वैरायटी, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। अब जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो भाई कौन सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो भाई किस किस की वैरायटी की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में, और सिर्फ इन्हीं के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, जिनकी विविधताओं की, जिनकी डाइवर्सिटी, जिनकी वैरायटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। So here in this chapter, that is the diversity in living organism, we are going to learn about the variety of plants, animals and microorganisms. एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, अगर मैं आपसे प्लांट्स के नाम लेने की बात बोलूं तो आप कितने प्लांट्स के नाम ले सकते हैं? यस, आप कितने प्लांट जो है उनको रिकॉल कर सकते हैं? कितने प्लांट के नेम आप ले सकते हैं? या कितने एनिमल्स के नेम आप ले सकते हैं? कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ले सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैरायटी। वैरायटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी वैरायटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं होता। बट वी आर टॉकिंग अबाउट, कभी भी दो ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं। सिमिलरिटीज करके देखो, क्या आप और आपका फ्रेंड में सिमिलरिटी है? क्या हाइट की हाइट सेम है? क्या हेल्थ सेम है? क्या फीचर्स आपके सेम है? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वैरायटी। इवन आप अपने फ्रेंड्स की बात क्यों करो, हम तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। हमारे दोनों हाथ एक जैसे सेम नहीं होते, देयर इज ऑलवेज अ वेरिएशन। हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस, कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम अपनी आईज की बात करते हैं, कभी सेम नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर तो हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेरिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, भाई डाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई? सिंपल सी बात करते हैं, पहले जो ऑर्गेनिज्म हुआ होगा उसके अंदर तो डाइवर्सिटी नहीं थी। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे अभी, दैट इज द इवोल्यूशन के बारे में। हम किसकी बात करेंगे? इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बोलते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है।
कितना पहले? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद जो अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो अर्थ बनी थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। और जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो 2.5 बिलियन ईयर्स पहले आया। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म था दैट इज नॉट एक्चुअली अ यूकैरियोट। ये जो ऑर्गेनिज्म था ये क्या था? दैट इज अ प्रोकैरियोट था। क्योंकि प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोकैरियोट का क्या स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्या होता है? सिंपल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा सिंपल होता है। एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ दैट इज अ प्रोकैरियोट। फिर प्रोकैरियोट के बाद धीरे 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 चेंजेस आए। क्या है? धीरे धीरे चेंजेस आए, इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस आए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। धीरे धीरे उन्होंने नई नई तरीके की किस्में, वैरायटी, फॉर्म्स यहाँ पे डेवलप की। और इस तरीके से काफी सालों बाद अप्रोक्स 2.5 बिलियन या 2 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूकैरियोट्स फॉर्म हुए। हमारे क्या फॉर्म हुए? हमारे यूकैरियोट्स फॉर्म हुए। यानी वी कैन से कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ इवोल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। Now, but if we are talking about evolution, we can say it is a sudden gradual changes. ये क्या है? सडन है, लिमिट में हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंजेस है जो कंटिन्यूअसली हमारे इस पे हो जो कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ पे हो रहे हैं। नए नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। अब इतना दूर क्यों जाए, हम तो चलो अभी करंट की बात करते हैं। वी ऑल नो कोविड-19 सबने सुना है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट लेकर आया था। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, ठीक है ना, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने लगी थी स्कूल्स वगैरह में। सो बेसिकली हम यहाँ पर इवोल्यूशन की बात कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इवोल्यूशन और कोविड-19 का क्या रिलेशन है? कितने लोगों के दिमाग में ये आया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इवोल्यूशन एंड कोविड-19? भाई कोविड-19 के वायरस की बात करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक वायरस बन गया, नहीं। वैरायटी ऑफ वायरसेस फॉर्म हुए थे भाई, एक बार में कोई भी डायरेक्ट वायरस नहीं आया था। इनकी पूरी ना सीक्वेंस आई थी। पहली बार में एक आया, दूसरी बार दूसरा आया, यानी कि आप देखोगे अल्फा आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, वैरायटी आई। ये इंडिया की बात करें, बाहर भी वैरायटी चेंज डेवलप हुई। कैसे हुई? यानी कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा था, कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे थे, और जिसकी वजह से नई नई चीजें क्या हो रही थी? फॉर्म हो रही थी। नई नई स्ट्रेन्स, नई नई वैरायटी यहाँ पर क्या हो रही थी? फॉर्म हो रही थी। So evolution is a gradual changes which is occur in the living forms, जो continuously हो रहे हैं, living forms में हो रहे हैं। पहले तेजी से हुए थे लेकिन अब भी हो रहे हैं। gradual changes अभी भी हो रहे हैं, पर धीरे धीरे हो रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर हम अभी इवोल्यूशन देखें तो क्या हम अपनी आंखों से इवोल्यूशन देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इवोल्यूशन हमें दिखता नहीं है, 1 साल का 2 साल का प्रोसेस नहीं है। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये बहुत सारे ईयर्स लेता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में ये बन गया हो, नहीं, फिर डेवलप होने में टाइम लगा था। एक और चीज बता दूं, हम आज जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो आज ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी एक दिन में डेवलप नहीं हुए। हमारी भी बहुत सारी क्या हुई थी? वैरायटीज आई थी। उन वैरायटीज के आने के बाद हम डेवलप हुए थे। यानी हमारी ये जो फॉर्म है, इट इज वन ऑफ द मोर एडवांस्ड फॉर्म। लेकिन फिर भी इवोल्यूशन हो रहा है, और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि इवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे, और हमारी भी कोई ना कोई नई वैरायटी जो होगी वो डेवलप होगी। राइट अब इवोल्यूशन कहाँ देखा जाता है? अगर आप बिल्कुल बिल्कुल डीप सी वाटर के अंदर जाए तो वहां पर इवोल्यूशन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इवोल्यूशन कहाँ देखा जा रहा है? अगर आप बिल्कुल सी वाटर के अंदर जाते हैं तो वहां पर इवोल्यूशन बहुत कॉमनली देखा जा सकता है, लेकिन ये एक दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। इट विल टेक सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल लगते हैं इवोल्यूशन को होने में। इज इट क्लियर? स्नेहा, दिव्यांशु, राजविंदर, नमन, गरिमा, लविता, अंजलि, गुंजन, कुनिका, पल्लवी, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यहाँ पर किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है? चलो, यहाँ पर जब हमने इवोल्यूशन की बात की ना, तो इवोल्यूशन के साथ हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हमने बोला कि डाइवर्सिटी की, वैरायटी डेवलप की। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप प्लांट्स की या एनिमल्स की वैरायटीज के कितने नाम ले सकते? लिमिटेड लेंगे। हम ये बोलते हैं कि अभी तक 1.7 बिलियन, हम किसकी बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारी जो है 1.7 मिलियन जो है वैरायटीज हमने खोज निकाली है। हम कितनी बात कर रहे हैं कि हमारी जो है अभी तक 1.7 मिलियन वैरायटीज जो है वो हमने खोज निकाली है। अब ये 7.7 मिलियन वैरायटी किसकी है? इसमें आपके प्लांट्स भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके एनिमल्स भी इन्वॉल्व है, और इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व हैं। और आप सोचो 1.7 मिलियन वैरायटीज, अगर हम आपसे कुछ प्लांट्स के नाम बोले ना, आप कितने बताएंगे? 100, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। बट हमारे पास इससे ज्यादा वैरायटीज है। एनिमल्स के नाम बोलो, 200, 100, 200, इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप सोचो इतनी सारी वैरायटीज है, जिसमें प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ये तो सिर्फ हमने अभी तक सर्च किया है। और ये माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन स्पीशीज अर्थ में। अर्थ में कितनी स्पीशीज है? 5 to 30 मिलियन स्पीशीज अर्थ में है, जिन्हें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। जिन्हें क्या है? जिन्हें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। इतनी वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं कि इतनी हमने सर्च कर ली है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेड वैरायटी है वो 5 से 30 मिलियन स्पीशीज के बीच में हो सकती है, जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इनके बीच में हो सकता है कम भी हो। ये एक्सपेक्टेशंस है कि इतनी वैरायटी है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। राइट अब इतनी सारी वैरायटीज की अगर आप बात करें, तो ये वैरायटीज मिलती कहाँ है भाई? ये वैरायटीज जो है वो हमें मिलेगी कहाँ पर? ठीक है, जब हम इन वैरायटीज की बात करते हैं, तो सपोज दिस इज अवर अर्थ। ये क्या है? ये हमारी, यहाँ पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्थ की हम बात करें तो भाई सेंटर में हम इक्वेटर भी बना देते हैं। ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर है इक्वेटर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है? दिस इज अवर अर्थ। और ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज अवर इक्वेटर। ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वेटर है। इसके अपोजिट पोल की तरफ डेफिनेटली वी कैन से कि ये आपका नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है? दिस इज योर साउथ पोल। अब आप बोलोगे कि मैम अर्थ के बारे में तो हम जानते हैं, फिर आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो ध्यान से सुनना। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटर। इक्वेटर में हमने बात की, ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर अगर आप 23.5 पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, दिस इज, यहाँ पर एक रेंज मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक रेंज मिलेगी। सो अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो ये जो होता है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये वाला जो साउथ की तरफ है, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा वैरायटी अगर आपको कहीं पे देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा वैरायटी अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रही है, तो वो वैरायटी आपको सबसे ज्यादा इस एरिया में, इस रीजियन पे, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। यानी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, जहां पर आपकी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम वैरायटीज देखने को मिलेगी। जैसे हम ब्राजील की बात करेंगे, कोलंबिया की बात करेंगे, इक्वाडोर की बात करें, पेरू, जाम्बिया, ठीक है ना, जैर, मैं आपका जो है मलेशिया की हम बात करते हैं, मेडागास्कर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, चाइना, इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। तो ये सब कहाँ आता है? दैट इज नियर बाय द इक्वेटर। ये सब कहाँ आ रहा है? नियर बाय इक्वेटर। और सबसे ज्यादा वैरायटी अगर आपको कहीं पे देखने को मिलती है, तो वो वैरायटी, वो बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें, तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है? वो बायोडाइवर्सिटी आपको नियर बाय इक्वेटर, और वी कैन से द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखने को मिल रही है, जहां पे आपको मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स, मिलियंस ऑफ
क्या मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, यानी बहुत सारे हैं। इवन अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए, जो कंटिन्यूसली बन रहे हैं। और सोचो कितनी सारी ऐसी स्पीशीज है जो गायब भी हो चुकी है। इफ यू रिमेम्बर, डायनासोर गायब हो चुका है, मैमथ गायब हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो होती है सेंट हेलेना ऑलिव, गायब हो चुका है इसका पेड़। या हम बात करते हैं कि हमारी जो होती है पिंक हेडेड डक जो होती है वो गायब हो चुकी है। यानी कितनी सारी वेराइटीज हैं जो गायब हो चुकी है, और कितनी सारी ऐसी वेराइटीज है जो अभी नहीं डेवलप हो रही है और हमें तो पता ही नहीं है। आपको पता है अमेज़न जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पे कितनी वेराइटीज है जिन्हें अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वहां पर कितनी सारी वेराइटीज है जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? दैट इज अ रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब इस बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजेन। इसे किसने दिया था? इस टर्म को दिया था वॉल्टर जी रोजेन ने इन द ईयर 1986 में। किसने दिया था? 1986 में। और ये बताया गया था कि सबसे ज्यादा वैरायटी जो होती है वो कहाँ देखने को मिल रही है? नियर बाई इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और इजीली वैरायटी यहाँ पर आपको क्या होती है? इजीली देखने को मिल जाती है। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? यहाँ किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? यस? नो डाउट्स? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, चलिए। अब इतनी सारी बात की हमने, इतनी सारी चीजों की बात की है, हम लोग यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। भाई बहुत सारी स्पीशीज हुई हैं, इतनी सारी स्पीशीज है कि बहुत सारी स्पीशीज तो मिलती जुलती है। कितने लोग हैं जो है ना कई बार डिफरेंस नहीं कर पाते? लियोपार्ड है, चीता है, ठीक है ना, लियोपार्ड है या पैंथर है, या बहुत सारी वैरायटीज है। भाई कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता है कि कितनी वैरायटीज इनकी है। राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हम कैसे वैरायटीज को आइडेंटिफाई कर पाए? तो यहाँ पर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अ टैक्सोनॉमी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है किनके अंदर बहुत सारों के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्की एंड अस, चिंपैंजी की बात करते हैं, मॉन्की की बात करते हैं, या हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे बीच में ना बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो भाई इतनी सारी वैरायटीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, इन सबको याद रखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमें टर्म दी दैट इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यहाँ पर जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला हम बात करते हैं टैक्सिस, और दूसरा हम बात करते हैं दैट इज अ नोमोस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब होता है दैट इज अ अरेंजमेंट। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नोमोस, नोमोस का मतलब होता है लॉ, यानी कि हम यहाँ पर अरेंजमेंट लॉ स्टैब्लिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट का लॉ स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कैसे हम इतनी सारी वेराइटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को याद रखें, क्योंकि इतनी सारी वेराइटीज है, एक एक को याद करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनका रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या आती है? उनके नाम को लेकर। आपने देखा होगा हम इंडिया में भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों के ना अलग अलग नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट पोटैटो, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, हिंदी में आलू बोलते हैं, कई जगह पे इसको बटाटा भी बोलते हैं। जब इंडिया के अंदर ही इतनी वैरायटीज है, तो सोचो इतनी सारी कंट्रीज जो हमारे वर्ल्ड में है उनके अंदर इसको कितने नामों से जाना जाएगा। तो हमारे लिए हर एक नेम याद करना तो मुश्किल होगा। राइट, हमारे लिए क्या है? हर एक मीन को याद करना मुश्किल है। सो ऐसी कंडीशन में हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट लॉज यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए कि इनको इन्हीं लॉज के बेसिस पे अरेंज किया जाएगा, ताकि हमें याद रखना आसान हो जाए, हमें स्टडी करना आसान हो जाए, हमारी रिसर्च वर्क यहाँ पर क्या हो जाए? आसान हो जाए। सो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। सो इफ यू आर सिंपली से टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम किसकी बात कर रहे हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है
जो डील कर रही है, किससे डील कर रही है, विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, ये क्या कर रही है, ये डील कर रही है विद आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज को पहचानना। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज अ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना कि इसकी में जो हम ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं इनमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कितनी है। एंड थर्ड, उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं। सो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी विच इज नोन एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं, ये सब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जिनमें हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑर्गेनिज्म को देखा, हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, किसके जैसा दिखता है, हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें किसके जैसा दिखता है। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके जैसा दिखता है लेकिन इसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कितनी है, कितने एक जैसे हैं और कितने इनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस है, कितने इनके बीच में अलगाव है, मतलब डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, भिन्नता है। फिर हम उसके बेसिस पे इनको नेम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनको नाम देते हैं। सो दिस इज अ टैक्सोनॉमी। अब जब इतनी सारी चीजें हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इतनी पूरी टैक्सोनॉमी आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कौन है इनके जनक, किसने बनाया है टैक्सोनॉमी, ये है ये टैक्सोनॉमी। सो हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो भूलना नहीं, एक ही नाम याद रखना, दैट इज अ कैरोलस लीनियस। हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अ कैरोलस लीनियस who is known as a father of taxonomy, because इन्होंने टैक्सोनॉमी को क्या किया, क्लासिफाई किया, इन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the identification, classification and nomenclature of a living organ। जो किससे डील कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन, पहचानने, क्लासिफाई करने, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बीच में, नॉमेनक्लेचर के बीच में यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं ना, तो टैक्सोनॉमिक में भी कुछ ऑर्डर्स होते हैं भाई, अरेंजमेंट क्लॉज हमने बना दिए लेकिन इसका कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात करती हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ दैट इज अ अरेंजमेंट ऑर्डर, की किस बेसिस में हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑर्डर्स, अरेंजमेंट लॉज की हम बात कर रहे हैं कि किस बेसिस में हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स, वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बड़ा है। वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, वर्ल्ड से छोटी यूनिट, कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज, उससे छोटी यूनिट, उन कंट्रीज में बहुत सारे क्या है, स्टेट्स है, उससे छोटी यूनिट, उस स्टेट में बहुत सारी सिटीज हैं, उससे छोटी यूनिट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, सिटीज है। यानी आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज का अरेंजमेंट है। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी अरेंजमेंट किया जाता है, और कैसे किया जाता है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं के पी सी ऑफ जी एस। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, आप इसे बोल सकते हैं केपीसी ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर के जो होता है, दिस इज नोन एज अ किंगडम। इस के को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज अ किंगडम। पी जो होता है, दिस इज रेफर एज अ फाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेफर एज अ फाइलम। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर इसको फाइलम ना बोल के हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे डिवीजन से रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स के अंदर। सी से जो होता है दैट रिप्रेजेंट क्लास, कि इनकी क्या क्लास है। ओ से अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं दैट इज इनका क्या ऑर्डर है, इनकी क्या फैमिली है, इनका क्या जीनस है, और इनकी क्या स्पीशीज है।
हम इसी की बात करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज पे क्लासिफाई किया, और जब हम बात करते हैं ना तो नीचे से ऊपर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज अ हाईएस्ट टैक्सा। ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या है, दिस इज द हाईएस्ट टैक्सर या टैक्सोर, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आता है आपका लोवेस्ट टैक्सोर। जैसे हर एक चीज की यूनिट होती है, इसी तरीके से इसकी भी यूनिट है। स्पीशीज इज द लोवेस्ट टैक्सोन, और किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट टैक्सोन होता है। अब चलो इसे समझते हैं। भाई किंगडम्स की हम बात करेंगे, किंगडम क्या हो गया, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जानवर की हम बात कर रहे हैं, तो हमने उसको बोल दिया कि किंगडम क्या है, एनिमलिया है। अब जानवर तो बहुत सारे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं भाई। अगर हम बात करें, अर्थवर्म भी एक एनिमल है, बटरफ्लाई भी एक एनिमल है, फिशेस भी एक एनिमल है, बर्ड भी एक एनिमल के अंदर आता है, हम भी एक एनिमल के अंदर आते हैं, राइट। सो एनिमल्स तो इतने सारे हैं। फिर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया, किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलम। फाइलम की बात करें, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया। किससे डिफरेंशिएट कर दिया, कि बटरफ्लाई अलग हो गई, कॉकरोच अलग हो गया, या अर्थवर्म अलग हो गया, अमीबा अलग, सॉरी अमीबा जो है वो अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, बिकॉज हम आ गए फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। हम किसके अंदर आ गए, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ गए। हमने अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया कि हम क्या है, हम तो वर्टिब्रेट्स हैं। हम क्या है, हम तो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसके पास बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। फिर हमने क्या किया, हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। भाई कॉर्डेट की बात करें तो मछलियां भी कॉर्डेट है। कॉर्डेट की बात करें तो भाई एम्फीबियंस यानी आपके जो फ्रॉग्स हैं वो भी कॉर्डेट है। रेप्टाइल्स भी आपके कॉर्डेट्स हैं, जैसे मगरमच्छ, छिपकली, ये भी कॉर्डेट है, ठीक है। या बर्ड्स भी कॉर्डेट्स होती हैं, हम भी कॉर्डेट्स हैं। तो हम में और उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, उसके बेसिस में हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई हम तो क्या है, हम तो क्लास मैमलिया के अंदर आते हैं, हम क्या है, मैमल्स है। हमने अपने आप को क्लासिफाई कर दिया, हमने क्या कर दिया, अपने आप को सेपरेट कर दिया कि वी आर बिलोंग टू द क्लास मैमलिया, यानी हम तो मैमल्स हैं। हम ना, बर्ड्स अलग हो गई, रेप्टाइल्स अलग हो गए, फिशेस अलग हो गई, ठीक है, एम्फीबियंस अलग हो गए। हमने बोल दिया हम तो मैमल्स हैं। अब मैमल्स की अगर हम बात करें तो भाई मैमल्स तो बहुत सारे, मैमल्स तो बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर हम मैमल की बात करते हैं तो कंगारू भी एक मैमल है, हम भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, ठीक है ना, प्लेटिपस भी मैमल है, बहुत सारे मैमल्स हैं। तो अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हमने बोल दिया कि भाई हम तो प्राइमेट्स है। हमने क्या बोल दिया, भाई हम तो क्या है, प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आपके मंकीज आ गए, जो आपके जो सिमिलर क्लासिफिकेशन है, मंकीज, एप्स, चिंपैंजीज, ये सब प्राइमेट्स के अंदर आ गए। हमने क्या बोल दिया, वी आर प्राइमेट्स। हमने अपने आप को बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर लिया। हमने बोल दिया कि हम तो प्राइमेट्स है, बिकॉज वी हैव अ क्लास। हम क्या करते हैं, हमारे जो है बहुत पॉइंटेड नेल्स होते हैं, हम इजीली कुछ भी चीज ग्रैब कर सकते हैं, तो हम क्या है, प्राइमेट्स है। अब प्राइमेट्स में तो बहुत सारे प्राइमेट्स होते हैं, तो भाई हमने आपको बोल दिया कि हम तो होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम किसको बिलोंग करते हैं, हम होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिकॉज हम क्या है, हम होमो सैपियंस है, हमारा जीनस होमो है, और स्पीशीज हमारी क्या है, दैट इज अ सैपियंस है। हम क्या है, हम होमो सैपियंस है। वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑर्डर और अ टेक्सोनॉमिक ऑर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हम यहाँ पे एक मैन की, एक ह्यूमन बीइंग के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखा हमने कि एनिमल तो बहुत बड़ी, बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। उससे थोड़े छोटे पे आए तो हमने कॉर्डेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, जहाँ पे हमने इनवर्टिब्रेट्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। फिर हमने बोला हम तो मैमल है, जहाँ पे हमने फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सबको सेपरेट कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया। फिर हमने बोला प्राइमेट्स, क्योंकि मैमल्स भी बहुत सारे थे, तो हमने बोल दिया कि हम तो, हमारे पास शार्प क्या है, नेल से हम कोई भी चीज इजीली ग्रैब कर सकते हैं, तो हम तो प्राइमेट्स हो गए। फिर हमने बोला नहीं, हम तो होमिनिडी फैमिली से हैं, और हम कौन है, होमो सैपियंस हैं। ये हमारा टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। सिमिलरली जैसा मैंने बोला था कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, कंट्रीज में स्टेट्स है,
स्टेट्स में आपके फर्दर सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स की आप बात करते हो, और छोटी छोटी यूनिट्स विलेजेस वगैरह ये सारी चीजें आती है। इसी तरीके से हमने भी अपने आप को क्या किया, सिमिलर तरीके से क्लासिफाई कर लिया। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? स्नेहा, राजविंदर, दिव्यांशु, कुनिका, कुंजन, गरिमा, नमन, राघव, पल्लवी, इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी की क्वेरीज, कोई डाउट्स हैं? यस? नो? कोई डाउट्स नहीं है? चलिए, अब इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने टेक्सोनॉमिक की पढ़ ली, टेक्सोनॉमी पढ़ ली, तो अब थोड़ा सा हम ना आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बीच में भी पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी बेसिकली डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज को देख के आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना उस ऑर्गेनिज्म को किसी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के, दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन। भाई कई बार होते हैं ना, हमारे नोन कोई पर्सन दिख जाता है तो हम बोलते हैं यार ये तो उसके जैसा लग रहा है, ये वही उसका कोई रिश्तेदार तो नहीं है, होता है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो हो रहा है ना, वो हमारा वो जो नॉन ऑर्गेनिज्म था उसके जैसा दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं दैट इज अ क्लासिफिकेशन। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यहाँ पर हम सिमिलरिटीज के बेसिस पे, या फिर हम किसके बेसिस पे, डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी समानता है, कितनी विभिन्नताएं हैं। हमने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया। अब क्लासिफिकेशन के भी ना बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। भाई क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्या जरूरत आ रही है भाई क्लासिफिकेशन करने की। तो देखो, हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं टू मेक द स्टडी इजियर, ताकि हमारी जो स्टडी हो वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। हमारी जो स्टडी इनके बारे में है वो क्या हो जाए, इजियर हो जाए। हम इंटर रिलेशनशिप, इन सब ऑर्गेनिज्म के बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है उसको अच्छे से पहचान सके। यानी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है हम उसे अच्छे से क्या कर सके, पहचान सके। भाई इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप यहाँ पर प्रेजेंट है, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी समानता है, कितनी डिसिमिलरिटीज है, क्या इनके बीच में है, प्लस इनको यूज कर सके फॉर पब्लिक वेलफेयर। इन आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम बायोलॉजिकल साइंसेस को यूज करते हुए, डिफरेंट फील्ड्स को यूज करते हुए हम पब्लिक हेल्थ फेयर के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस, ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए, हम ऑर्गेनिजम्स के बीच की इंटर रिलेशनशिप को समझ सके, पब्लिक वेलफेयर हम भलाई कर सके। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें अगर बायोलॉजिकल साइंस में डेवलपमेंट करना है, हमें किसी चीज की स्टडी करनी है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमें लोगों की वेलफेयर का काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी मेडिसिन डेवलप होती हैं वो कभी भी डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं होती है, वो पहले सिमिलर तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होती है। अब बात करो कि मैम सिमिलर तरीका कौन सा हो गया, माइक्स पे अप्लाई होती है, गिनी पिग्स पे अप्लाई होती है, उसके बाद ये ह्यूमंस पे ट्रायल पे जाती है। कभी भी ह्यूमंस पे डायरेक्ट ट्रायल नहीं होता है, हमेशा पहले क्या किया जाता है, ट्रायल बेसिस पे एनिमल्स पे ट्रायल होता है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है, ट्रायल होता है। सो यहाँ पे हमें इंटर रिलेशनशिप समझ रही है, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए ये क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। बट जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। यानी अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पर दिए थे। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग सिस्टम दिया। जैसे किसी साइंटिस्ट ने दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं,
वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसे किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय अरस्तु, और वी कैन से एरिस्टोटल। इसको एरिस्टोटल ने, जिसे हिंदी में अगर हम बोले तो अरस्तु ने दिया था। हिंदी में बोले तो हम किसकी बात करेंगे? अरस्तु ने दिया था। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है तो भाई इन्होंने क्या कर दिया, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए। इन्होंने क्या बोल दिया, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है वो एक्वेटिक हो गया, जो जमीन पे रहता है टेरेस्ट्रियल हो गया, और जो हवा में उड़ता है वो क्या हो गया? एरियल हो गया। बट सारे ऑर्गेनिज्म तो पानी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी पे रहते हैं वो जमीन पर भी आते हैं, या जो हवा में उड़ते हैं उन्हें अपने फूड की तलाश के लिए जमीन पे आना ही पड़ता है। यानी कि ये क्लासिफिकेशन इतना सुटेबल नहीं रहा, बिकॉज आपने जो क्लासिफिकेशन किया था वो सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था। ये क्या था? दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेसिकली सुपरफिशियल। इन्होंने ऊपर ऊपर से कर दिया, ये ज्यादा डिटेल में नहीं गए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जो पानी में रहता है, भाई ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग की बात करें, भाई उन्हें पानी में जाना जरूरी है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, ताकि क्या कर सके? फर्टिलाइजेशन कर सके। लेकिन रहते तो वो जमीन पे भी है, तो उनको तो हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टेरेस्ट्रियल में भी आ गए, वो तो एक्वेटिक में भी आ गए। फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वो तो पानी में ही रहता है, बाद में कन्वर्ट होता है फ्रॉग में। तो ऐसी कंडीशन में ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये पूरी तरीके से क्या था? सुपरफिशियल था, ऊपर ऊपर से किया गया, डिटेल नहीं गए। इसके बाद एक और तरीके का क्लासिफिकेशन आया, दैट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन। कैसा आया? दैट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर हम नेचुरल की बात करते हैं ना, तो ये किस बेसिस पे किया गया? ये मॉर्फोलॉजिकल, ये किसके बेसिस पे किया गया? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स पे, एंड एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अब जब बात करें हैं मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल, कंफ्यूजन तो ये आता है भाई ये टर्म होती क्या है। चलिए इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि भाई कैसा है, इसके दो हाथ, दो पाँव, कान कैसे हैं? हर किसी की तो होती नहीं। तो हमने क्या कर दिया? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि ये एक ऐसा है। फिर हमने एनाटॉमिकल किया, हमने उसके टिश्यूज की भी स्टडी कर ली। भाई हम क्या कर रहे हैं? हम टिश्यूज की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी उनके किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। ये सिस्टम ठीक था, बट इसके बाद एक और तरीके का एडवांस सिस्टम आया, एंड दैट इज नोन एज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम आया? वो सिस्टम था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। बात आती है फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? वो सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। वो सिस्टम जो कि किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है, कि कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज है, वो क्या है? एक ही थे, लेकिन आज भी इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या है? जेनेटिक रिलेशनशिप देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट अर्स एंड मॉन्की। हम अपनी यहाँ मदर की बात करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, सबने सुना होगा भाई ब्लड ग्रुप के बारे में? कितने लोग हैं, किस किस का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, कोई बताएगा? सुना है ना ब्लड ग्रुप के बारे में तो सबने, वी हैव अ वैरायटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। भाई सबने सुना होगा। चलिए, हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जैसे हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप सबने सुना है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये वाले, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। सुना है ना, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। क्या बता रहा है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक्चुअल में फैक्टर है। दिस इज नोन एज अ आरएच फैक्टर, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, अब बात करेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे बता रहा है। ये एरिश फैक्टर सबसे पहले रीजस मंकी के अंदर देखा गया था, यानी ये मंकीज के अंदर तो होता ही है, लेकिन ये साथ साथ जितने भी प्लस वाले हैं ना, उन सब की बॉडी में ये एरिश फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि बता रहा है इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी की कोई क्वेरीज है? चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे नहीं पूछनी है तो आप अपने चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, सो वी कैन सॉल्व योर क्वेरीज, राइट। चलिए, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। अब जब एडवांस जा रहे हैं तो टैक्सोनॉमी की तीसरी फील्ड पे आते हैं, एंड दैट इज द नॉमेनक्लेचर। हम किस पे बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर। नाउ नॉमेनक्लेचर होता क्या है? नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारा कोई एक इंडिविजुअल है, हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का नाम रखा जाता है, हम सबके नेम है, ठीक है ना, ताकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसी नेम से हो, राइट। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है हम उनकी भी नेमिंग कर रहे हैं। अब नेमिंग क्यों की जाती है? जैसा मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ डिफरेंट नेम्स इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजों के अलग अलग नेम हैं। जैसे मैंने पटेटो की बात की थी, सिमिलरली ऑनियन की बात करते हैं, कहीं पे प्याज बोलते हैं, कहीं पे कांदा बोलते हैं, और हो सकता है बहुत सारी जगह पे अलग अलग वर्ड भी इनके लिए यूज किए जाए। तो हर एक चीज के लिए ना अलग अलग वर्ड यूज होता है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ लिमिटेड नेम जानते हैं। तो सोचो, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उन सबके अगर अलग अलग नाम होंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए भाई स्टडी करना। सोचो, मैंने कोई रिसर्च की, सपोज मैंने कोई रिसर्च की, मैंने रिसर्च की आपके रोज पर, बट अगर मुझे उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता, किसी और ने उस पर वही रिसर्च की हो और मैं उसी पे वही रिसर्च कर रही हूँ, तो भाई मेरा काम तो बेकार हो गया, क्योंकि वो रिसर्च तो ऑलरेडी हो चुकी है। सो ऐसी कंडीशंस में हमें नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जहां पर नेमिंग दी जाती है किसी भी एक इंडिविजुअल को। और ये जो नॉमिंग होती है ना, इस इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है। ये कैसे की जाती है? दैट इज ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर द्वारा की जाती है, ताकि इनका एक साइंटिफिक नेम हो जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। ऐसा ना हो कि भाई इसको अलग अलग नाम से जाना जाए। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, हमारे सर्टिफिकेट में जो नाम होता है हमें उसी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, घर पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा जो ओरिजिनल नेम है, वो नेम वही होता है जो हमारे सर्टिफिकेट में होता है, हमें उससे पहचान मिलती है, राइट। इसी तरीके से हर कंट्रीज में ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर हमें रिसर्च वर्क करनी होती है तो हमेशा वहां पर साइंटिफिक नेम मेंशन करते हैं। हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम वहां पर मेंशन करते हैं। यानी हमारा जो अब आजकल हम साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम आजकल जो यूज करते हैं दैट इज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। बाई मतलब दो, यानी दो वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर मैं बात करती हूँ सपोज लॉयन की बात करती हूँ, ठीक है ना, तो इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अ पैंथेरा लियो। क्या है इनका साइंटिफिक नेम? पैंथेरा लियो। या अगर मैं बात करती हूँ क्रो की, तो क्रो का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अ कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, ये किसकी बात कर दी? ये ह्यूमन की बात कर दी। ये पैंथेरा लियो जो है ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है, ये क्रो का साइंटिफिक नेम है। अब ये जो साइंटिफिक नेम है एक्चुअली दिए कैसे जाते हैं? सबसे पहली बात आती है कि साइंटिफिक नेम एक्चुअली दिए क्या जाते हैं, कोई ना कोई साइन कन्वेंशन होंगे इनको देने के लिए, ऐसा तो नहीं कैसे भी उठा के दे दिया, नहीं। इनको करने के लिए ना साइन कन्वेंशंस यहाँ पर यूज होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशंस। क्या क्या साइन कन्वेंशंस है?
इनके लिए सबसे पहला बोला जाता है कि यहाँ पर दो वर्ड यूज होंगे, यहाँ पे टू वर्ड जो होंगे वो होंगे यूज। एक वर्ड होगा जीनस और दूसरा वर्ड होगा स्पीशीज। चलो बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट होमो सैपियंस, जो कि साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, चलो। होमो सैपियंस में मैंने आपको बताया था कि होमो इज अ जीनस। याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि होमो जो है ये एक जीनस है और सैपियंस मतलब क्या है, ये एक स्पीशीज है। हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज द होमो सैपियंस हमने लिखा, तो होमो इज अ जीनस। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज होगी। सेकंड रूल आता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होगा। ये भी हमने कर दिया मेंशन। थर्ड पॉइंट, अगर आप इसे लिख रहे हैं, इफ अगर आप इसे लिख रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, तो ये सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसे प्रिंटेड फॉर्म में कर रहे हैं तो ये आपका इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। दीज आर द साइन कन्वेंशंस टू राइट अ जेनेटिक नेम और अ साइंटिफिक नेम। ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका है। साइंटिफिक नेम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सब जगह पे इसी नाम से जाना जाए, ताकि हमारी जो रिसर्च है, जो स्टडी हम कर रहे हैं, वो इजी हो जाए, हमें पता हो कि इस पे ये रिसर्च हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हमें रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर प्लांट पे, लाइक मुझे करनी है रिसर्च किस पे बात करते हैं, सपोज मुझे बकोपा पे करनी है। बकोपा मतलब अगर हम बात करें तो ये होता है, बकोपा जो होता है डेफिनेटली जो ब्रेन तेज करता है, ठीक है ना, हम इसकी बात करते हैं। घास में होता है, मुझे ब्रह्मी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बकोपा मतलब हम ब्रह्मी की बात कर रहे हैं। अब सपोज मुझे रिसर्च करनी है बकोपा पे, ब्रह्मी पे मुझे रिसर्च करनी है, तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा इनमें कौन कौन सी रिसर्च हो गई है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक कॉमन नेम उस पर डालूंगी बकोपा और उस पर सर्च करूंगी कितनी रिसर्च इस पे हो गई है, कौन कौन सी रिसर्च हो गई है, ताकि उनसे आइडिया लेकर मैं इस पे और रिसर्च कर सकूं। इसीलिए हम यहाँ पर साइंटिफिक नेम देते हैं, ताकि क्या है, चीजें आसान हो जाए, ढूंढनी मुश्किल ना हो। क्लियर, ये सबको क्लियर है यहाँ पर कि क्या हमने यहाँ पर पढ़ा। यस, किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स है? स्नेहा, राजविंदर, नमन, गरिमा, गुंजन, कुनिका, पल्लवी, राघव, कोई डाउट्स है यहाँ पे, कुछ क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है? यस, चलो फिर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेटली इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। हमने बात की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, यानी विभिन्नताएं की हम बात करेंगे जो प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, पौधों में, जानवरों में या सूक्ष्म जीवों में। यहाँ पर हमने इवोल्यूशन की भी बात की कि इवोल्यूशन का मतलब ग्रेजुअल चेंजेस जो कंटिन्यूसली अकर हो रहे हैं किसी भी लिविंग फॉर्म के अंदर। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अर्थ बनी थी वो अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, लेकिन उसमें जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई, और वो जो लाइफ थी वो प्रोकैरियोट थी, वो यूकैरियोट नहीं थी। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, जो लाइफ बनी थी वो प्रोकैरियोट्स थी। धीरे 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 इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर हुआ इवोल्यूशन, और इससे धीरे धीरे यूकैरियोट्स बने, जो काफी लंबे समय बाद बने थे, बिलियन ईयर्स बाद बने थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आज के टाइम पे हमारे पास 1.7 मिलियन स्पीशीज ऐसी है जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यानी ये स्पीशीज क्या हो चुकी है, दे आर आइडेंटिफाइड, जिनको हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेट 5 to 30 मिलियन स्पीशीज ऐसी है जिन्हें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, अभी देखना बाकी है, इनके एग्जामिन करना बाकी है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्टेशन की है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है पुरानी वाली जो गायब हो चुकी है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वार्म एंड ह्यूमिड होता है। इसमें हमने कंट्रीज की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेडोर की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, मेडागास्कर की बात करें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर एरिया में आती है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल रही है प्लांट्स की, एनिमल्स की, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एंड वी ऑल नो, जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाते हैं बहुत ठंड होता है, तो यहाँ पर वैरायटीज जो होती है वो इतनी नहीं मिलती है। यानी सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ देखने को मिल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यानी ये जो रीजन है ये बायोडाइवर्सिटी रीजन है, यानी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही है। और ये टर्म वॉल्टर जी रोजन ने 1986 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने बात की टेक्सोनॉमी की। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है, जो जनक है हमारी पूरी टेक्सोनॉमी के। यानी कि हम बात कर रहे हैं वो ब्रांच साइंस की जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर से डील करती है। फिर हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिक हायरार्की। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका, केपीसी ऑफ जीएस। अगर ये भी याद ना हो तो के एफ सी कर लो, और जीएस ऑफ जीएस जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो ये याद रहेगा। देखो, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, C for class, O for order, F for family, G for genus and F for species। ये याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसमें हमने एक अरेंजमेंट ऑर्डर पढ़ा, जहां पे हमने एक ह्यूमन बीइंग का अरेंजमेंट ऑर्डर पढ़ा कि किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेक्सोन आपका किंगडम है और सबसे लोवेस्ट टेक्सोन आपका स्पीशीज होता है। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। हमने पढ़ा आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन कर रहे हो कि भाई ये उसके जैसा दिखता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो। होता है ना, कभी किसी नोन का कोई भाई बहन रिलेटिव मिल जाए तो हम बोलते हैं यार ये इसके जैसा दिख रहा है, कहीं इसका भाई बहन या कोई रिलेटिव तो नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी डिसिमिलरिटीज है, उसके बेसिस पे। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत जरूरी है। हमारी जो स्टडीज है वो इजी हो गई है। हम इसकी इंटर रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप है, और कैसे हम इसे डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने 3 तरीके की क्लासिफिकेशन के सिस्टम पढ़े। आर्टिफिशियल, जो एरिस्टोटल ने दिया था, इट इज कम्प्लीटली सुपरफिशियल, जिन्होंने पानी में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले और हवा में उड़ने वाले जानवरों को देख के क्लासिफाई कर दिया कि ये ऑर्गेनिजम्स हो गए। बट ऐसा क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो उसमें जमीन पे रहता है, लेकिन पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्लस टैडपोल का डेवलपमेंट होता है पानी के अंदर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स पे था कि किस तरीके का उसका फिजिकल अपीयरेंस है, कैसा वो दिखाई दे रहा है, और किस तरीके की टिश्यूज है, कैसा वो फंक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा और एडवांस हुआ और ये इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप से एस्टैब्लिश हुआ कि इनके बीच में इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्या है, समानताएं हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज जो है वो क्या है, कॉमन है, एक ही है। फिर हमने बात की नेम नॉमेनक्लेचर की, कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। तो नेम देना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी पहचान के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ना बहुत सारे डिफरेंट नेम्स होते हैं, लेकिन हमारी पहचान हमारे उन उस नाम से होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। घर में प्यार से बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके भी बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग नाम होगा। अब ऐसी कंडीशंस में हमें लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम उनके नाम याद करें। इसीलिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ने क्या किया, उनको एक साइंटिफिक मीनिंग दे दी, साइंटिफिक नेम दे दिया। क्यों दे दिया, ताकि हमारे लिए हर एक नाम को याद करना तो मुश्किल है, लेकिन एक नाम तो हम कॉमनली याद कर सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम ये है, और उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं कि इस पे क्या क्या वर्क हुआ है और हमें क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आज आईसीएन में हम नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आए थे, बट हम जो फॉलो करते हैं दैट इज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मतलब दो, दो नाम यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का होमो सैपियंस, लायन का पैंथेरा लियो, क्रो का कॉर्वस स्प्लेंडेंस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस,
पैंथर का पैंथेरा पार्डस, बहुत सारे अलग अलग नेम जो है सबके होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इनके कुछ तरीके होते हैं लिखने के। तो हमारा जो नेम होता है वो जीनस और स्पीशीज पे बेस्ड होता है। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीशीज। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए, लेकिन अगर आप इसे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये आपके इटैलिक फॉर्म में होते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर किसी की कोई डाउट्स, किसी की कोई क्वेरीज जो हमने पढ़ा आज के रिगार्डिंग, किसी की कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? यस? किसी की कोई क्वेरीज नहीं है? चलिए, मतलब सबको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे, रुको, कुछ क्वेश्चंस की। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। चलिए, क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ शेयर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, that is, who introduced the system of scientific nomenclature of organisms? B. Carolus Linnaeus. Yes, scientific nomenclature की बात करते हैं, that was given by Carolus Linnaeus. जो binomial nomenclature है वो किसने दिया था? Carolus Linnaeus ने ही दिया था। that is a binomial nomenclature इन्होंने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? इन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो लेटर ऑन हमारी नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इन्होंने हमें क्या दिया था? दे गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की थी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने भी हमें किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को दी थी कि किस तरीके से 3 किंगडम क्लासिफाई हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो बुक सिस्टमा नेचुरा वाज रिटन बाय, भाई एक बुक है सिस्टमा नेचुरा, किसने लिखी थी? यस, हम बात कर रहे हैं सिस्टमा नेचुरा एक बुक है। इट वाज रिटन बाय, इट वाज रिटन बाय कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? इट वाज अगेन रिटन बाय कैरोलस लीनियस। यस, गुड दिव्यांशु। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन, भाई फैमिली कहाँ पर आती है? अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो वेयर वी प्लेस अवर फैमिली इन बिटवीन दैट क्लास ऑर्डर के बीच में, ऑर्डर जीनस के बीच में, जीनस स्पीशीज के बीच में, या डिवीजन क्लास के बीच में? तो कहाँ आएगी? याद करो, शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका, के पी सी एफ जी एस, कहाँ पर आई? बी। यस, फैमिली जो आएगी वो ऑर्डर और जीनस के बीच में आएगी। गुड दिव्यांशु। नेक्स्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय, भाई ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है, किसने लिखी थी? किसने बताया था इसके बारे में? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन। यहाँ पर हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो थी ना वो पूरी की पूरी इवोल्यूशन पे बेस्ड थी कि इवोल्यूशन हुआ है। किसने लिखी ये? सोचो, ये बुक जो है लिखी गई थी 1859 पे। बहुत ज्यादा जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत ज्यादा फोकस मिला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स डार्विन। हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने 23 साल की उम्र में सी वॉयज की थी, गैलापागोस आइलैंड गए थे, और इन्होंने वहां पर इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो ये किसने लिखी है? दैट वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। हु प्रपोज्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? सोचो, लीनियस ने, डार्विन ने, एरिस्टोटल ने, या हैकल ने? नो, अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो दैट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। हिंदी में बोले तो अरस्तु, हिंदी में इनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, बायोलॉजी के जनक। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बात करेंगे एरिस्टोटल, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, सो यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है? दिव्यांशु, राजविंदर, नमन, गरिमा, गुंजन, कुनिका, पल्लवी, राघव, स्नेहा, किसी की कोई क्वेरीज, किसी की कोई डाउट्स?
इसको कुछ भी पूछना है, यू मे आस्क। आपको लगता है कि हम इस पे नहीं पूछ रहे तो आप चैट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। यस, इज देयर एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके। चलिए, फिर हमारी क्लास, आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इसको पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसमें जरूर मिलेंगे और उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, अर्जुन नहीं आया है डाउट्स पूछने के लिए, कोई बात नहीं, जब वो आएगा, आया था वो शायद कहीं बिजी है। चलिए, यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।